नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरिटमा एकेडमी में। तो आज हम आपके फिजिक्स का पार्ट लेके आए हैं जो प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश के बारे में आप सभी को बताएंगे और इतने बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से बताएंगे कि आप सभी को एक ही क्लास में पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज की हम क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे? प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये हमारा पहला पार्ट है। हम इसमें आप सभी को पहले देख ले, फिर बताते हैं कितना आगे हम पढ़ाते हैं। स्टार्ट करें, पेन चेंज कर लें। देखो हमारा क्या है, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह होता है जिससे उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखो पहले, प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। देखो आप अपने एक रूम में, एक कमरे में बंद हो, ठीक है, उसमें लाइट वाइट कुछ भी मतलब ऑफ है, पूरा सब कुछ भी नहीं है। जब आप लाइट को ऑन करोगे, बल्ब जलेगा, तो प्रकाश जब आएगा तो हमें उसके उपस्थिति में वस्तु दिखाई देगी कि नहीं देगी? तो वही है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ में प्रकाश क्या होता है? अरे प्रकाश वही होता है जब आप लाइट बल्ब जलाते हैं, उसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई देती नहीं देती है, वही प्रकाश होता है। समझे? और प्रकाश के गुण को देख लेते हैं। प्रकाश के गुण कौन से होते हैं? देखो, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसी रेखा में? प्रकाश सरल रेखा में, मतलब सीधे, प्रकाश सीधे गमन करता है। सरल रेखा में जिगजैग मोशन में गमन करता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल, ये आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ये बोलता है प्रकाश के गुण लिख के दो, तो ये आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह सरल रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कोई पूछे तो, आपसे कोई पूछा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप सभी बताइएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 मीटर बटे सेकेंड, मीटर बटे सेकेंड बताना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। दृश्य या दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 3900 से 78 तक। कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, कितना? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, यह चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। देखो, जब प्रकाश, कोई वस्तु आप लेंगे, कोई चमकीली वस्तु होगी, आप जब उस पर प्रकाश आएगा तो वहां से वो विचलित हो जाता है, वहां से दूसरी दिशा में चला जाता है। अगर आप कोई टॉर्च ले लिए आप, कोई चमकदार मतलब कोई वस्तु है, या फिर कोई हम ग्लास ले लेते हैं जिसपे चांदी का लेप लगा हुआ हो, ठीक है, उस पर ले लेते, जब उस पर आप टॉर्च को जलाएंगे तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वही बताया। देखो, जब चमकदार पृष्ठों से यह चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। मतलब ये जब आप कोई वस्तु लिए हैं, चमकदार जो चीज़ हो, और उस पर आपको प्रकाश आता है तो वहाँ से ये विचलित हो जाता है। देखो, वो वहाँ से उस पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। कैसा हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। आगे है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। किस रूप में? यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है। ठीक है, ये देखो, जो वायर होता है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसमें जब बिजली चलती है, वो बिजली आपको दिखाई देती है? नहीं देती है। उसी प्रकार से हमें प्रकाश भी दिखाई नहीं देता। और अभी बोलोगे कि हम प्रकाश को देखो, प्रकाश को नहीं दे सकते, उसकी उपस्थिति में वस्तुएं आप दे सकते। ठीक है, जो हमको कुछ भी दिखाई दे रहा है वो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे रहा है, हम प्रकाश को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, देखो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, वो अपने पथ में परिवर्तित हो जाता है। देखो, एक माध्यम से दूसरा माध्यम, मतलब देखो, जब सरल माध्यम, देखो, निर्वात से किसी सघन माध्यम में जाता है। मतलब देखो, हवा में प्रकाश आ रहा है, फिर वहाँ पे कोई वस्तु पड़ गई,
तो वहाँ पे जैसे देखो ये प्रकाश की किरण जा रही है, ये जा रही है, और यहाँ पे कोई ठोस पदार्थ है, ये निर्वात है, यहाँ पे ये पूरा ठोस पदार्थ, ठीक है, ये पूरा ठोस पदार्थ है, और इस यहाँ पे जाने के बाद ये इस यहाँ से विचलित हो जाएगी, इधर कहीं भी निकल जाएगी, ठीक है। यही क्या होता है, देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अपने पथ से परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। ये आप सभी अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, और आपको एकदम इस इतने आसान भाषा में इतने अच्छे तरीके से आप सभी को बता रहे हैं, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम क्या बोले, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, देखो हम किसे बता दे रहे हैं, ये हमारा विरल माध्यम है, हमारा सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण यहाँ पे आती है, ये देखो जब विरल माध्यम था तो यहाँ सीधे आए, फिर यहाँ से ये विचलित हो गई, यही हमारा क्या है, यही हमारा, जब यही बोला है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसके पथ से परिवर्तन हो जाता है। ये हमारा क्या हुआ, या प्रकाश जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से परिवर्तित हो जाता है। समझे आप सभी? आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, आगे देखो प्रकाशिक माध्यम, हम वो क्या क्या पढ़े, प्रकाश पढ़े और उसके गुण पढ़े, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, देखो वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश गमन करता है। क्या मतलब, कुछ ऐसा भाग लेते हैं, मतलब वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश गमन करता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। मतलब ऐसे मतलब वस्तु है जो जिसमें से प्रकाश उसमें से गमन करता है वह प्रकाश माध्यम होता है। प्रकाश माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, देखो ये देखो एरो, राइट एरो है, ये लिखा गया, देखो इसे तीन भागों में बांटा गया। किसको, प्रकाशिक माध्यम को। प्रकाशिक माध्यम को तीन भागों में बांटा गया। देखो हम उसको तीनों भाग को पढ़ते हैं। पहला क्या है, पारदर्शक माध्यम। पहला क्या है, पारदर्शक माध्यम। ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग, मतलब देखो कोई वस्तु है, ठीक है, प्रकाश आ रही है, केवल कुछ भाग उसमें से निकल पा रहा है, मतलब गुजर पा रहा है, वही हमारा क्या है, यही हमारा पारदर्शक माध्यम है। फिर से बताते हैं, कोई देखो कोई वस्तु रखी है, ठीक है, प्रकाश की किरण आ रही है, कोई वस्तु रखी, ठीक है, कोई वस्तु रखी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे मतलब टॉर्च बना, जब यहाँ से किरणें निकलेंगी, यहाँ देखो ये जब प्रकाश फैल रहा है तो यहाँ से कुछ, यहाँ देखो निकल गया और ऐसे यहाँ पे फैल रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ से कुछ निकला, कुछ ही भाग निकला ना, बाकी सब यहीं पे रह गया। तो यही बोला है कि पारदर्शक माध्यम ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही निकल पाता है, वो क्या कहता है, पारभाषक माध्यम कहलाता है। समझ आया? जिनमें से केवल क्या, जिनमें से केवल आंशिक भाग ही, मतलब आंशिक मतलब कुछ ही भाग निकल पाता है, वही क्या होता है, वही पारदर्शक माध्यम होता है। जैसे एग्जाम्पल में घिसा हुआ कांच, कैसा कांच, घिसा हुआ, अगर आप ग्लास लेते हैं उस पर घिसा हुआ रगड़ देते हैं तो वह खुरदुरा हो जाता है, ठीक है, और वहां से तो आप प्रकाश कैसे जाएगी, कुछ आंशिक भाग ही वहां से निकलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, तेल लगा हुआ कागज, कैसा कागज, तेल लगा हुआ, आप कोई मतलब ले लेते, पेज ले लेते हैं, अगर उसमें ऑयल लगा देते हैं तो प्रकाश की किरणें, जब आप टॉर्च उसे जलाएंगे या फिर प्रकाश किरण उस पर आएंगे तो उसके माध्यम से कुछ ही प्रकाश बाहर निकल सकता है। क्या आंशिक, क्या बोला इसमें देखो, आंशिक भाग ही निकल सकता है। कितना निकलेगा, आंशिक भाग ही निकलेगा। या फिर गंदा जल लेते हैं, आप किसी बॉटल में ऐसे, मतलब बॉटल में व्हाइट बॉटल हो, ठीक है, उसमें गंगा जल भर लीजिए, सॉरी गंदा जल भर लीजिए जो खराब जल हो, तो उसमें टॉर्च मार के देखेंगे ना, कुछ आंशिक भाग ही उसके पार जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, पारदर्शक माध्यम उसे कहते हैं जिससे होकर कुछ ही प्रकाश निकल सकता है, वही क्या होता है,
जिनमें से होकर प्रकाश का केवल आंतरिक भाग ही निकल सकता है वह क्या होता है? पारदर्शक माध्यम होता है। हम आप सभी क्या क्या बताएं? गंगा जल और तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। ठीक है, समझ में आया? पारदर्शक माध्यम क्या होता है? तो आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो, अपारदर्शक माध्यम क्या है? पारदर्शक, ये देखो पार हो रहा है, पारदर्शक, ये देखो अपारदर्शक। समझे? पारदर्शक मतलब कुछ ही भाग पार हो रहा है, अपारदर्शक में कुछ भी नहीं पार होगा, कुछ भी। आप ऐसे देखो, यहां से टॉर्च जलाए आप, ठीक है, ऐसे जल रही है, आप यहाँ पे मोटी लकड़ी रख दो, ठीक है, इससे पार होके ये देखो पूरा कुछ भी यहाँ पे समाज में दीवार बनी, ठीक है, इससे पार होके जाएगा, कुछ भी थोड़ा सा भी पार नहीं होगा। हमारा क्या ये क्या कहते हैं? इसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। समझ में आया? देखो, ऐसी वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता, बिल्कुल नहीं निकल पाता, बिल्कुल नहीं निकल पाता, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। समझ में आया? पारदर्शक में जिनमें से कुछ आंशिक भाग निकल पा रहा था और इसमें से नहीं निकल पाता है। देखो यही है ना, ये जब टॉर्च को हम जलाएं तो हमारा कैसा है? हम इसको, हमारा ये पूरा साधन माध्यम, जैसे हम कुछ भी ले लेते हैं, दीवार ले लेते हैं, लकड़ी हो गया, पेड़ हो गया, कुछ भी हो गया, इनमें से इससे पार नहीं निकल सकता। तो हमारा कौन सा माध्यम है? ये कौन सा? अपारदर्शक माध्यम है। ठीक है, समझ में आया सभी को? जैसे एग्जाम्पल में लकड़ी, आपको हम सिखा के बताएंगे। देखो, आप कोई लकड़ी लेते हैं, हाँ, ऐसे दीवार है, अरे ऐसे समझ लो कि आपके घर में रूम बंद किया है, रूम बंद है, उसमें लाइट जलती है, कुछ खुला नहीं होता, तो उसके बाहर क्या रोशनी जाती है, मतलब प्रकाश जाता है? नहीं जाता ना, तो हमारा क्या हो गया? वो अपारदर्शक माध्यम हो गया। ठीक है, और वही अगर कुछ रूम बना है तो उसमें जैसे कुछ जगह खुली होती है, तो उस जगह से थोड़ा थोड़ा मतलब प्रकाश निकलता रहता है ना, तो वही क्या हो गया? वो पारदर्शक माध्यम हो गया। समझ आया सभी को? क्या? लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ये सब कैसा एग्जाम्पल है? ये अपारदर्शक का एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया? आगे चले, आगे किसी समान माध्यम से, अब क्या है? प्रकाश किरण, प्रकाश किरण किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु प्रकाश की जिस रेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। देखो क्या बोला है? एक समान माध्यम, मतलब जिसमें से प्रकाश बिल्कुल भी आसानी तरीके से चला आ जाए, वही प्रकाश समान होता है। क्या? माध्यम से एक बिंदु क्या बोला? एक बिंदु तक प्रकाश जिस रेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब क्या बोला? फिर से बताते हैं, एक समान माध्यम में एक बिंदु ये है, ठीक है, दूसरे बिंदु तक, हम दूसरा बिंदु इसे ले लेते हैं, हम इसे देखो ए मान लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, एक बिंदु से होकर जिस रेखी मार्ग से, ये हमारा मार्ग हो गया, जिस रेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जिस मार्ग से जा रहा है, हमारा देखो इसी मार्ग से जा रहा है ना प्रकाश की किरण, ये जा रही है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश की किरण जा रही है, तो क्या हो गया? प्रकाश किरण हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को? हम देखते हैं प्रकाश किरण पुंज क्या होती है। प्रकाश किरण पुंज, अब देखो, एक दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणें, एक दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक ही दिशा में, क्या बोला? एक दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरण समूह पुंज को, देखो ये क्या, एक ही दिशा में जाए ना प्रकाश किरण,
ठीक है, देखो एक ही दिशा में जा रही है ना, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रकाश किरण पुंज हो गया। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, हम वही टॉपिक लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, और हम आपको लेंदी चीज़ें नहीं लेके आए हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनवाएंगे, आपको उतना बताएंगे जितना आपके एग्जाम में आता है। और बहुत ज़्यादा पढ़ा देने से अभी हमको नहीं लगता सही है, आपको केवल नोट्स बना देने से बहुत अच्छा चीज़ नहीं होता, आपको वही ओरिएंटेड चीज़ें बताई जाएँ जो आपके एग्जाम में आती हैं, जो रिपीट होते हैं, जिससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और हम ये सब जो लेके आए हैं ना, जो आज सभी को क्लास में बता रहे हैं, ये वही आपके एग्जाम में रिपीटेड होता है, और आप सभी इसको अच्छे से नोट्स बना के और इसको आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको हम बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, और अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलें, बताइए सभी। अब देखो, यह 3 प्रकार का होता है। कौन? ये प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी बताइए? यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही है। एक ही बिंदु का मतलब तुम सब बताओ, तुमको सब पता है बट आप भूले हुए हो। ठीक है बाबू, तुमको सब पता है, आप सब भूले हुए हो। देखो यही हो गया ना, ये देखो सॉरी, हम बता रहे हैं, सॉरी ये गलती हो गया। ये देखो क्या बोला है, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो। देखो एक ही बिंदु पर मिल रही हो प्रकाश की किरणें। अरे भैया देखो ऐसे जा रही प्रकाश की किरणें, ये देखो जा रही ना एक ही दिशा में। क्या? यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो। क्या? एक बिंदु नहीं है, देखो यही क्या है, एक बिंदु पर मिल रही है, तो क्या हो गया, ये अभिसारी प्रकाश किरण पुंज हो गया। क्या हो गया? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज हो गया। अब आप ऐसे सोए हैं, आधी रात को कोई आपको जगा दिया, बोलो पूछ लिया क्या अभिसारी किसे कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। तो आप ऐसे तुरंत उठ के बताएंगे, अरे जो एक ही दिशा में प्रकाश किरण जाती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, वही क्या हो गया, वो प्रकाश किरण पुंज हो गया। ठीक है, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि 2-2 बजे रात को उठ के आप धैर्य रटे मारे हो। नहीं, वो नहीं करना है आपको। अच्छे जो समझा रहे हैं वही आप पढ़ कर लो, और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप हम जितना बता रहे हैं उतना ही करना। ठीक है, आगे चले, समझ आया? यही चीज़ बताया ना, जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो, एक ही बिंदु पर मिल रही हो ना, ये क्या हो गया, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज हो गया। ठीक है, आगे चले और देखो अपसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? अभी पढ़े अभिसारी और अब पढ़े अपसारी। देखो यदि प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। अरे भैया देखो, पहले हम एक बिंदु से एक ही बिंदु पे आती थी, अब एक बिंदु से ही निकलती है। देखो यही बिंदु हो गया। हाँ, अब देखो एक ही बिंदु से निकल रही नहीं निकल रही, आप सबको पता है, सब कुछ आप जानते हैं, बट आपको थोड़ा सा भूले हुए हैं, आपकी शक्ति याद दिलानी होती है। जैसे बजरंग बली को सब लोगों ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी, वैसे आपको भी याद दिलानी पड़ती है। ठीक है, समझ में आया? देखो एक ही बिंदु से निकल रही नहीं प्रकाश किरण, देखो वही है ना। क्या? यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है तो कैसी हो गई, वो अब सारी प्रकाश किरण पुंज हो गई। ठीक है, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो समांतर मतलब क्या होता है बताओ? समांतर मतलब बराबर। क्या आपको समांतर नहीं पता? समांतर क्या होता है? समांतर मतलब बराबर होता है। देखो यदि प्रकाश की किरण परस्पर समांतर हो, परस्पर समांतर मतलब देखो ये परस्पर समांतर हो तो इसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अरे भैया देखो आपको सब पता है। ठीक है, आपको कोई ऐसा नहीं कह सकता आपको पता नहीं है, बस आपको थोड़ा जानकारी का अभाव है, और हम आपको बताएंगे, आपको जानकारी अच्छे से दिलाएंगे। देखो एक ही दिशा में तो समांतर है नहीं, सब समांतर है ना। देखो ये सब कैसे ही है, देखो समांतर है,
समझ में आया ना। यदि प्रकाश की किरण परस्पर समांतर हो तो इसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, देखो समांतर वाला है, यदि प्रकाश की किरण परस्पर समांतर हो इसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आगे चलें, ये देखो अब पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखो हम प्रकाश का परावर्तन इस तरीके से समझाएंगे ना कि आप भूल ही नहीं सकते, मतलब इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, किस तरीके से बनता है, कैसे बनता है। देखो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण चिकनी व पालित है, समतल पर आपतित होने पर अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो ये देखो प्रकाश किरण आ रही है नहीं, ये देखो, और ये परावर्तित हो रही है। हम बता रहे हैं, आप अपने घर में हैं, आप एक शीशा लीजिए जो ग्लास आईना होता है, ठीक है, उसको लेंगे, एक टॉर्च लीजिए, मतलब जिस तरीके से अगर इस देखो अगर इस मतलब जितने एंगल पे जितने डिग्री पे आप जितने एंगल पे आप वहां पे उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब प्रकाश किरण डालेंगे उसी से रिफ्लेक्ट होगा। मतलब देखो यही चीज दे रहा है ना, देखो प्रकाश किरण आ रही है, ये आ रही है ना प्रकाश किरण, और क्या हो रही है, देखो ग्लास पे टकराई और फिर उसी से रिफ्लेक्ट हो गई, ये देखो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये इसमें देखो ये जो बीच में देखो जो प्रकाश किरण आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और यहाँ से परावर्तित होती है, देखो यहीं से होकर रिफ्लेक्ट हो गई ना, यहीं से होकर रिफ्लेक्ट हो गई, ये क्या हो गया, परावर्तित कोण हो गया। ठीक है, समझ में आया। आपतित कोण किसे कहते हैं, अरे भैया जो आती है और जो जाती है उसे परावर्तित कोण कहते हैं, और जिसे जो आती है उसे देखो आपतित किरण, और जो जाती है उसे परावर्तित किरण। अब जो बीच में ये देखो बीच में जो ये खींचा गया है, जो बीच में ये सीधा होता है उसे अभिलंब कहते हैं। अरे देखो जब कोई चीज आ रही है तो ऐसे बनी है तो बीच में एक अभिलंब, बीच में एक डंडा जो देखो ये वाला है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अभिलंब बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है आई, मतलब जो आती है इधर से आई कोण मतलब बनता है, इधर से आर, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं। और कैसे बराबर होते हैं, अभी आप सभी को बताया ना कि आप घर में आज प्रैक्टिकल करिएगा कि आप एक शीशा लीजिएगा जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है, उस पर एक टॉर्च लीजिए, घर का फोन वाला तो हमको नहीं लगता है, बट जो टॉर्च लीजिएगा आपको इस एंगल से डालिएगा, मतलब उस पर जलाइएगा, फिर उसके बाद उसी से वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर आप सीधे डालेंगे तो सीधे ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से, मतलब इतने मतलब जिस तरीके से प्रकाश किरण आएगी उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो कोण आई है, ये कोण आर है, देखो ये कोण हमेशा सदैव बराबर होते हैं। समझ में आया। देखो आपतन कोण, ये वाला आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण, ये आपतित किरण हो रही है क्या, इसे जो प्रकाश किरण आते हैं, ये गिलास है ना, इसे टपरा, देखो परावर्तक सतह है या दर्पण। ठीक, समझ में आया सभी को। आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण जो किरण आती है, परावर्तित किरण जो टकरा के उसी माध्यम में लौट जाती है। उनके बीच में जो खींचा गया लंब होता है, देखो उनके बीच में खींचा गया लंब है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे अभिलंब कहते हैं। जो प्रकाश, देखो इन दोनों के बीच में जो कोण बना उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण, और इन दोनों को परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। देखो हम ले लेते हैं, देखो हम कोई ग्लास ले लिए, ठीक है, अब एक प्रकाश किरण आ रही थी, देखो ये पूरा इस तरीके से हम आपको दूसरे तरीके बता रहे हैं, तभी समझेंगे। ये देखो ये इसको ले लिए, कोई कांच ले लिए, चिकनेदार पॉलिश ले लिए, जो भी है, हाँ आप देखो इसमें, देखो इतने देर इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते इधर से, और इधर देखो ये रिफ्लेक्ट हो गया, बीच में जो कोण बना इसे अभिलंब हो गया। इसमें देखो गैप कम इसमें जाता है, मतलब जिस तरीके से जितने डिग्री से आपकी प्रकाश किरण आएगी उसी डिग्री से रिफ्लेक्ट भी होगी। तो क्या इसीलिए बोल होता है हमारा कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अरे भैया हाई वाला कोण दोनों कोण आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, समझ आया। देखो दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, समझ आया। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखो आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, इसे आपतन कोण को आपतन
कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से द्वारा हम दर्शाते हैं, आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और परावर्तन कोण को आर से, परावर्तन कोण को हम आर से द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर वापस लौट आती है। देखो यही है ना, प्रकाश किरण आई और टकराकर उसी माध्यम में लौट गई। समझ में आया कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। यही होता है ना जब प्रकाश की किरण चिकने, देखो ये ग्लास है, चिकने या पालीदार समतल, ये दर्पण जो कैसा समतल है, मतलब कैसा दर्पण है, ये समतल दर्पण है, पर आपतित होने पर अधिकतम भाग उसी माध्यम, क्या देखो आई ना प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट गई, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप सभी इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसलिए हम आपको समझाने के लिए डायग्राम लेके आए ताकि आपको बेहतरीन अच्छे तरीके से समझा सके, ठीक है। समझाया, आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चले, आगे क्या है, प्रकाश परावर्तन का नियम। प्रकाश परावर्तन का नियम आप सभी को बता दिए थे। देखो पहला नियम को बताना पड़ेगा। देखो क्या है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। पीछे आते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये देखो ये आपतन बिंदु है, इसी से हो रहा है ना आपतन बिंदु, क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये देखो यहाँ पर आपतित हो रहा है ना, यही देखो ये ग्लास है, यहीं पे देखो है, यही से सब कुछ हो रहा है, यहीं से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों किस तल में, एक ही तल में है नहीं, देखो अरे देखो ये वाला आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु हो गया, इस पे जो अभिलंब खींचा गया है ये तीनों एक ही तल में है। समझ आया, देखो यही है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। समझ में आया सभी को। अब देखो द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। पीछे बता देते, देखो यही चीज ना, जिस डिग्री से आपका प्रकाश किरण आएगी उसी डिग्री से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। देखो आई है ना, इतने से देखो हम, देखो जिस डिग्री से आएगी कोण आई, कोण आर, आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। देखो पता है नहीं आपको, देखो आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर, कोण आई बराबर कोण आर हमारा बराबर होते हैं, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा। समझ में आया सभी को। आगे चले, आगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज। अरे आप सब फोन चलाते हैं, सेल्फी लेते हैं, किस लिए लेते हैं, अपना इमेज देखने के लिए, ठीक है। वही है, उसी को हमको पढ़ना है। आपको सब कुछ पता है बस, बट आपको थोड़ा आपको शक्ति अपनी भूल गए, उसको आपको याद दिलाना, ठीक है। देखो समतल पृष्ठ में प्रकाश का परावर्तन, प्रतिबिंब, इमेज, दर्पण में बनी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अरे भैया ही देखो सेब है, दिखाई दे रहा है नहीं, इसमें जो दर्पण में बनी आकृति होती है वही वस्तु की प्रतिबिंब कहलाता है। देखो अब बताते हैं, यहाँ दो प्रकार होता है, कौन कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब और आगे भी आप सब बताते हैं। पहले हम इस दो प्रकार का होता है, पहला हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती आपतित होती हैं तो इस वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखो सेब रखा है टेबल पे, उसके सामने एक मिरर रख दिया, कांच रख दिया गया है, हमके क्या बन रहा है, तो जैसे देखो सेम टू सेम बन रहा है, नहीं जैसे यहाँ पे है वैसे वहां भी दिखाई दे रहा है। देखो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा, देखो यही हमारा क्या हो गया, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, पूरा एकदम जैसे रखा रहेगी वस्तु वैसा ही पूरा इमेज बनकर तैयार हो जाएगा। आप सभी सेल्फी लेते हैं नहीं, आप जैसे होते हैं आप उनको फिल्टर लगा ले तो बात की बात है, लेकिन जैसे होते हैं वैसे पूरा आ जाता है, नहीं आ जाता है। देखो सेब रखा है, सेब उसी तरीके से आया है, ठीक है। समझ आया, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आगे चलें, अब देखो आभासी प्रतिबिंब। आप पीछे क्या पढ़े थे, पीछे पढ़े थे वास्तविक, अब आगे पढ़ेंगे आभासिक, मतलब इसमें वास्तविक नहीं होता है। देखो आभासी प्रतिबिंब, यदि परावर्तन के पश्चात, क्या परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर
तो क्या गड़बड़ हो गया। देखो, यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर क्या अभिसारित होती हैं, तो इस वास्तविक प्रतिबिंब, इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर अभिसारित होते हैं, इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। गलत हो गया है, हम लिख दे रहे हैं, ये इतनी चीजें गलत हो गई। ये बात इसे क्या कहते हैं, इतना आपको नहीं लिखना, रुकिए हम इरेज करके लिख देते हैं। कितना आपको नहीं लिखना है, ये वाला, ये होती हैं, हम इधर नीचे लिख देते हैं उसे, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। देखो राइट एरो। इसी प्रकार प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो कैसा होता था, पिछला वाला देखें, जो वास्तविक होता था, इसे हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते थे, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा क्या वास्तविक प्रतिबिंब को, हाँ या ना पूछ लेगा, क्या वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं, हाँ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले यही, क्या आप आभासी प्रतिबिंब को, क्या आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं, उसे प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखो, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसका फोटो हम ले सकते हैं। अब देखो, ये आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, ठीक है। आपतित किरण, देखो ये देखो रखा है, हाँ ये वस्तु रखी है, ये दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। देखो, जब प्रकाश दर्पण से परावर्तित होता है, तब परावर्तित किरणें के पीछे और बढ़ने, मतलब पीछे और बढ़ने पर दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब उसका पता नहीं होता, लेकिन दर्पण के पीछे कहीं और दूर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। दर्पण में देखने का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर का आकार होता है, ठीक है। समझ में आया आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। आगे चले, आगे किसी पारदर्शक, क्या किसी दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण मिरर क्या होता है। देखो, किसी पारदर्शक माध्यम तल के एक पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ के परावर्तक बना दिया जाए तो दर्पण क्या कहलाता है। अब देखो, कोई आप जो इसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या एक लेप लगी होती है, किस रंग की लगी होती है। आप देखिए, इसमें लाल ऑक्साइड होता है। आप जो होता है घर मैक्सिमम में, वो हम देखे हैं कि ग्रीन होता है या पीछे ब्लैक लगा होता है, या फिर देखो क्या बोला, लाल ऑक्साइड, मतलब उसका लेप लगा देती हैं तो हमें वस्तुएं पूरा वही सेम टू सेम दिखाई देती हैं। देखो, तो बना दिया जाता है, वही हमारा क्या दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब देखो, समतल दर्पण क्या होता है, जिनका यदि ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अरे जो देखो आपके घर में लगा होगा ना, ये तो सबके घर पे होता है दर्पण। अरे ऐसे अपने घर का एग्जांपल ले लो, एक दर्पण लिए जिसके पीछे क्या देखो लेप लगी होती नहीं, तभी हमारा फेस दिखाई देता, अगर नहीं लगी तो नहीं दिखाई देता, ठीक है। अच्छे से पीछे लगा लेप ना, तो हमें उसी के वस्तु, हमें अपना जो भी हम वस्तु देखना चाहते हैं वे हमको दिखाई देती हैं, ठीक है। ऐसे दर्पण, क्या ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया। ऐसे दर्पण जिनका समतल पृष्ठ समतल होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया सभी को। देखो, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी कैसे होती है, उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। आप सभी कोई पूछ लेगा, आपके अपने स्कूल में जाएंगे, सर टीचर पूछेंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे अनंत होती है, ठीक है।
इसका उपयोग प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं? बताइए, इसका उपयोग प्रतिदिन आप अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग प्रतिदिन अपना चेहरा देखने के लिए। देखो ये समतल दर्पण है ना, एक मोमबत्ती है, समतल दर्पण है, इसका क्या देखो पीछे वर्चुअल इमेज आ रहा है कि नहीं, वर्चुअल सॉरी, देखो पूरा जैसे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं, देखो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ना, पूरा सेम टू सेम, देखो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ये कैसा दर्पण है? ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ी होती है। जो समतल दर्पण होता है उसकी जो क्या बोला है, उसकी सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है। समझाया सभी को? समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। समझाया? आगे चले, आप इसको पूरा अच्छे से नोट करिएगा। और हाँ, आपको एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बनानी है, और हम आपको जितना करा रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में आता ही उतना है, ठीक है। आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मोटा नोट्स बनवा दें, आपको ढेर सारा लिखवा दें, आप धैर्य रटे पड़े जा रहे हो, आपको कुछ सब सुबह 4 बजे उठ के, अरे नहीं, जितना हम बता रहे हैं ना उतना केवल करो, ठीक है। आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप कहीं से पढ़िए लेकिन पढ़िए, ठीक है। आपको हम इतने बेहतरीन तरीके से आपको इमेज माध्यम से आप सभी को समझा रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चले, इसके बाद समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं? विशेषताएं। कुछ आप में भी विशेषताएं होंगी, ठीक है, वैसे इसके भी विशेषता है, ठीक है। देखो, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। अभी बताया ना, इसकी फोकस दूरी कैसी होती है समतल दर्पण की? इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। अब देखो ये जो बता रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, एक ऐसा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होते हैं। क्या अभी बताया ना, ये सब याद कर लीजिए। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी एवं सीधा होता है। देखो समतल दर्पण, देखो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखो क्या बोला, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब जो इमेज का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। इसके गुण लिख लीजिएगा। किसी मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई का आधा लेना होगा, ठीक है। अरे क्या बोला है? किसी मनुष्य को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई, समतल दर्पण की ऊंचाई का आधा लेना होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है। क्या? प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी वस्तु के दर्पण के आगे बनती है। उसके बाद छठवां हमारा है, इसका प्रयोग हम प्रतिदिन चेहरा देखने के लिए करते हैं। ये जो हम बताया ना समतल दर्पण गुण, ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, आप सभी अच्छे से, ठीक है। आगे चले, गोली दर्पण। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके परावर्तक पृष्ठ पर चांदी की पालिश लगा दिया जाए तो उसे गोली दर्पण कहलाता है। क्या? गोली दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी कांच के, कोई कांच हो गया, हाँ कोई कांच है, क्या बोला देखो बता रहे हैं, खोखले गोले को काटकर उसके परावर्तक पृष्ठ पर पालिश लगा दिया जाए तो प्राप्त गोले को प्राप्त गोली दर्पण कहलाता है। देखो हम कोई कोई गोला ले लिए, हाँ कैसा गोला? खोखले गोले, कांच के खोखले गोले को काटकर हम काट दिए, इसे काट दिए, उसके बाद उसके क्या परावर्तक पृष्ठ पर चांदी की पालिश लगा दी है। ये देखो परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए हम चांदी की पालिश लगा देते हैं, लगा दिए ना, तो प्राप्त जो दर्पण होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया सभी को? अब देखो नहीं यार, और अभी और कहते
तो आज की क्लास में हम इतना रखेंगे, मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और इसी बेहतरीन तरीके से आप सभी को समझाएंगे। आज की क्लास में हम पूरा करने वाले थे, बट हमारा कुछ एरर हो गया, तो हम पूरा स्लाइड आपको मिल नहीं रहा है, तो हम मिलेंगे। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था? पीछे हमने जानकारी ली थी समतल दर्पण के गुण के बारे में, आप सभी को बताए थे। फिर उसके बाद गोली दर्पण आप सभी को बताए थे। फिर आगे चलते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, इसकी जानकारी आप सभी को हम बताते हैं। आपको देखो क्या, जब प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है तो वो अवतल दर्पण का। जैसे हो क्या, हम जैसे कोई गोला था, कांच का गोला था, उसे काट के खोखला गोला बना दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पे हम लेप लगा दिए हैं, पॉलिश कर दिए हैं, ठीक है। जब प्रकाश गिरा, देखो ये देखो, देखो फिर से आते हैं। पहले देखो, हम बीचों बीच अभिलंब खींच लेते हैं। ये देखो प्रकाश किरण, ये देखो आपतित किरण है, ये आई है, ये गई है, ये परावर्तित किरण है। ये अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब। ये कैसी है? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ये पालिश की हुई सतह, कैसी? पालिश की हुई सतह, पालिश की हुई सतह, ठीक है। देखो क्या, प्रकाश की किरण गई, हाँ, प्रकाश की किरण गई और लौट के चली आई। देखो यही है ना, यहां से प्रकाश किरण जा रही है। ये हमारा किस दर्पण का उदाहरण है? ये हमारा अवतल दर्पण का उदाहरण है। देखो, जब प्रकाश का परावर्तन देखो ये दबी हुई है ना, इधर देखो, उधर दबी हुई है, सतह से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसे उपयोग कहाँ करते हैं? अवतल दर्पण का। देखो इसका उपयोग दाढ़ी बनाने में, जो लोग दाढ़ी बनाते हैं उसका उपयोग देखो किस में करते हैं? इसका यूज पूछ ले जाता है भैया, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का हम यूज कहाँ पर करते हैं। देखो प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग डॉक्टर जो होता है, डॉक्टर कान, नाक, गले के आंतरिक भागों को, जो कान हो गया, नाक हो गया, गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए इसका यूज करता है। समझ आया कि ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। समझ आया? ये देखो, ये पालिश की सतह है, इधर से प्रकाश की किरण गई, टकराई, इसी माध्यम में लौट गई, ठीक है। ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण है। कैसी किरण है? आपतित किरण है, आपतित किरण। ये वाली, ये जैसा कैसा है? परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। कैसी किरण है भैया? परावर्तित किरण है। अब देखो ये क्या है? ये अभिलंब हो गया, देखो, ठीक है ना। समझ में आया सभी को? ये जो एंगल बनेगा, इसे आई से डोनेट करेंगे, इसे आर से, ये कोण सदैव बराबर होंगे, ठीक है। आगे चले, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब प्रकाश परावर्तन दबी हुई सतह से होता है। कैसी सतह से? दबी हुई सतह से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं। और हाँ, आपको ये याद रखना है, इसका प्रयोग हम दाढ़ी बनाने में यूज करते हैं। जो डॉक्टर होता है वो कान, नाक, गले आंतरिक भागों को जांच करने के लिए करता है, ठीक है। समझ में आया? किसे कहते हैं? अवतल दर्पण, जो दबी हुई सतह से होता है। उत्तल दर्पण, ये देखो ऐसे समझ लो, आ मतलब अंदर, ये देखो ऐसे बनाना, अंदर, मतलब इस तरह से। ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है, ठीक है। देखो अवतल दर्पण है, ये अंदर की ओर है। अब इसमें देखो, उत्तल दर्पण मतलब ऊपर, देखो ऐसे बना दे, देखो पहले देखो, ये हमारा परावर्तक तल है, पालिश की हुई सतह है। कैसी सतह है? पालिश की हुई। देखो ये कैसी किरण है? ये आपतित किरण है। आपतित किरण, ये
परावर्तित किरण, ये देखो ये अभिलंब है, ये अच्छे से लिख देते हैं, अभिलंब है। क्या है ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक है। समझ में आया सभी को? देखो उसमें क्या बताए थे, जो अंदर से, इसमें देखो बाहर से हो रहा है, देखो क्या बताया, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे, ये देखो उभरा हुआ कि नहीं, ये देखो उसमें दबा हुआ, जो दबा हुआ, देखो ये दबा हुआ ना, दबे हुए तल से होता था, इसमें देखो उभरे हुए तल, क्या बोला है, जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ, देखो उभरा हुआ पृष्ठ से ना होता है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। उपयोग, इसका उपयोग मोटर कार ट्रकों की सीट के बगल में उत्तल दर्पण का प्रयोग। अरे जो मोटर, जो 4 व्हीलर मतलब गाड़ी होती है, बाइक हो गया, ट्रक हो गया, जिसमें साइड मिरर होता है ना, उसी के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसका, उत्तल दर्पण का। ये आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि गाड़ी में जो मतलब साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो आप सभी क्या बताएंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। सड़क पर लगे दीपों नहीं है, ये क्या है, लैंपो, जो सड़क पर लैंप लगे होते हैं उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। समझ आया? अवतल क्या होता है, अवतल अंदर की ओर से, उत्तल ऊपर की ओर से, अवतल जो दबा होता है, उत्तल उभरा हुआ होता है। समझ आया ना? आगे चले। अब देखो क्या बोला, पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, समतल दर्पण में पार्श्व बायां और दायां का बदला जाना पार्श्व उत्क्रमण का होता है। देखो जब आप अपना फेस देखते हो चेहरे में, वो तो आईने में, ठीक है, उसमें जब ऐसे करते हो तो उसमें लेफ्ट में दिखाई देता, ये वाला लेफ्ट करते हो उसमें राइट दिखाई देता, वो ठीक वही है पार्श्व उत्क्रमण। ये हमारा राइट एरो है, वो हमको 50 में बनाने से समय ये लिखा गया था। देखो ये देखो बी इधर इस तरीके से लिखा है, इधर उल्टा हो गया, ए है तो ए का मतलब चाहे जैसे लिखेंगे उल्टा सीधा एक समान होगा। डी देखो इस तरीके से, इसको समझ में नहीं आया ना, ये देखो इमेज के माध्यम से समझाते हैं। देखो भैया ये इसमें देखो ये राइट हैंड खड़ा किया है, इसमें देखो इसमें लेफ्ट दिखा रहा है नहीं, देखो देखो इसका जो लेफ्ट है उसका राइट है, पूरा सेम टू सेम। देखो लेफ्ट वाला राइट दिखा, मतलब ठीक उसका विपरीत। देखो पार्श्व मतलब समतल दर्पण के पार्श्व, दायां जो होता है वो बायां हो जाता है, जो बायां होता है वो दायां हो जाता है, ठीक है। दाएं बाएं मतलब फर्क पड़ता है, ठीक है। समझ में आया? देखो फिर से देखो, बी सीधे बना है, इधर उल्टे दिखाई दे रहा है, ए को चाहे जैसे उल्टा करे चाहे सीधा एक ही तरीके से दिखाई देगा। डी वाला है, इसको सही सीधे लिखिए, देखो इधर उल्टा दिखाई दे रहा है, इसमें देखो उल्टा मतलब लेफ्ट साइड से, इसमें देखो राइट हैंड ने खड़ा किया है, इसमें लेफ्ट दिखा रहा है। अरे आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, आप सब डेली उपयोग में लाते हो, तो आपको आईने के सामने गए, इसमें देखो राइट हैंड खड़ा किया, उसमें लेफ्ट दिखाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा पार्श्व उत्क्रमण हो गया, ठीक है। समझ में आया? इसे नोट कर लीजिएगा। आपको हम इतने इमेज के माध्यम से किस तरीके से होता है उस तरीके से आपको समझा रहे हैं। आगे चलें। आगे क्या है, गोली दर्पण के सॉरी दर्पण ध्रुव। दर्पण ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण ध्रुव कहते हैं। समझ में आया नहीं होगा, दर्पण ध्रुव किसे कहते हैं? अरे भैया हाई देखो, हम इसे उत्तल दर्पण ले लेते हैं। हो चाहे हम उत्तल ले लेते चाहे अवतल ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये देखो ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई। ये देखो ये कैसी किरण है, ये आपतित किरण है, ये कैसी है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। अब देखो ये जिस बिंदु पर आ रहा है ना, यही हमारा कैसा बिंदु है, यही हमारा दर्पण का ध्रुव है। ये दर्पण का कैसा है, ये दर्पण का ध्रुव है, यही हमारा जिस मतलब आ रहा है ना, इसे हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आया सभी को? दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? ये देखो क्या बोला है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य। देखो ये परावर्तक तल के मध्य में नहीं, बीचों बीच देखो दिखाई दे रहा है ना, देखो भैया ये दिखाई दे रहा है कि मध्य के बिंदु दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पी से दर्शाते हैं, किसे,
दर्पण के ध्रुव से हम P से व्यक्त करते हैं। आप सभी इसको नोट करिएगा, आप सभी को ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। अगर डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे, चित्र के माध्यम से कुछ समझेंगे ना, कुछ अपने जिंदगी में उपयोग के माध्यम से समझे। हमको जल्दी आता है, आपको कुछ टीचर आते हैं ऐसे पूरा छाप के चले जाते हैं, आप पूरा नोट करके धैर्य रटे मारे हो, इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। आपको समझ के पढ़ना, समझ के पढ़ेंगे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। आप देखो रटती विद्या और बहता पानी के समान होता है, आप रटते चले जाएंगे, भूलते चले जाएंगे, आपको समझ के पढ़ना है, ठीक है। आगे चलें। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र देखो, ये हम बताएं आप सभी को, दर्पण का ध्रुव, हम चाहे ये वाला ले लेते हैं, हाँ ये हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ये देखो ये वाली आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये जिस बिंदु पर, ये बिंदु है ना, ये हमारा दर्पण का कैसा है? ये हमारा दर्पण का ध्रुव है। ये देखो ये हमारा दर्पण का ध्रुव है। समझ में आया सभी को? हाँ, उसी प्रकार से है। अब देखो गोली दर्पण अथवा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? पहले समझा देते हैं, फिर उसके बाद आप सबको बताते हैं। देखो चाहे अवतल दर्पण बना लेते हैं, चाहे हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं, कोई भी दर्पण बनाए, आपको हम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। ये देखो अब देखो वक्रता केंद्र, ठीक है। हम किसी को पहले बोला, देखो गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ भाग का होता है। एक कोई खोखला गोला, देखो एक खोखला गोला है, हम इसे काट देंगे, ठीक है। हम इसे काट देते हैं तो हमारा निकल जाता है। देखो यही देखो था ना, हम इसको काट के निकाल दिए, देखो यही हम निकाल देते हैं काट के, ठीक है। काट को निकालने के बाद ये जो बीच का, सॉरी ये जो बीच में है ना, ये बीचों बीच जो आ रहा है, यही हमारा वक्रता केंद्र इसे कहते हैं। समझ में आएगा नहीं? देखो पहले ये देखो, हम पूरा एक खोखला गोला लिए थे, इसमें से यहां तक था, ये बीचों बीच आ रहा है नहीं? देखो बीचों बीच आ रहा है ना, तो ये हम आधा इसे काट देते हैं, आधा काटे, ये हमारा क्या है? यही हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, ये हमारा क्या है? ये वक्रता केंद्र है। देखो गोली दर्पण के जिस खोखले गोले को गोली पृष्ठ का भाग होता है, उसे वक्रता केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वक्रता केंद्र को हम किससे दर्शाते हैं? इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं? बताओ सभी, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जो देखो यही गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या देखो पहले समझा देते हैं सभी। एक कोई खोखला गोला ले लिए, कांच ले लिए, ठीक है। एक कांच ले लिए, गोला नहीं, इसमें जो पीछे बताया था हम, देखो एक कांच लिए, एक खोखली कांच ली, मतलब उसको काट कर ये बनाए थे। एक कोई कांच ले लिए, फिर इसको हम आधे हाथ काट देते हैं, आधे हाथ काट देते हैं, काटे ना, ओ हो। तो हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। तो यहां से जो हमारी दूरी बनी है, इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव, ये ध्रुव हो गया दर्पण का, और वक्रता केंद्र, ये देखो, और देखो अच्छा समझा देगा। ले लेते कोई सेब ले लेते हैं, सेब में आधा कोई मिलेगा, आधा नहीं दिख रहा, देखो हम ऐसे बना देंगे। ये हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है, और ये दर्पण का ध्रुव है। ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र, ये क्या है? अभी पीछे बताया ना, वक्रता केंद्र है, और ये दर्पण का ध्रुव है। ये दर्पण का
दर्पण का ध्रुव है, इसके बीच की जो दूरी है, इसके बीच क्या बोला है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। यही जो हमारी दूरी है ना, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। इसे हम किसे, आर के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या को आर के द्वारा हम दर्शाते हैं। इसे लिख लीजिएगा। और हाँ, इस डायग्राम को आपको अच्छे से बना लेना। ठीक है, अब देखो फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और इसे हम चाहे मतलब इधर देखो, कोई भी हम दर्पण ले सकते हैं, अवतल ले लेते हैं या उत्तल ले लेते हैं। ठीक है, आपको चाहे इधर से बना लेना। देखो समझ आया, इसी तरीके से हमको लेना है। कोई भी हम डायग्राम ले सकते हैं, कोई भी, चाहे अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, दोनों ले सकते हैं। अब देखो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, देखो हम कोई दर्पण बना लेते हैं, दर्पण बनाए और क्या बोला है, दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ये ध्रुव हो गया, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ये देखो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा क्या है, ये वक्रता केंद्र है। क्या, वक्रता केंद्र। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण का ध्रुव, और ये, हाँ, अब ये वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया। ये जो दूरी है ना, ये वाली, ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम, ये जो हमारी दूरी है ये वाली, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसे हम एफ से द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम एफ के, सॉरी हम दूसरे अच्छे, फोकस दूरी को हम एफ के द्वारा डिनोट करते हैं। फोकस दूरी को हम एफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप नोट कर लीजिएगा और डायग्राम बना लीजिएगा। देखो इसमें क्या, वक्रता त्रिज्या क्या बताएं, वक्रता त्रिज्या वही होती है जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। ये देखो वक्रता केंद्र हो गया, ये दर्पण ध्रुव हो गया, इसके बीच की जो दूरी हुई क्या हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गई। फोकस दूरी क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को ही हम दर्पण की दूरी कहते हैं। हम इसे फोकस दूरी को हम एफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आगे चले। आगे क्या है, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसको छोड़ के जाना है नहीं, आपको बिल्कुल याद करके जाना। ठीक है, स्पेलिंग गलत तो आई है, सॉरी गलत हो जा रही है, PORTANT। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताएं, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। अब देखते हैं, दर्पण पर प्रकाश किरण, क्या दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित होती है। जो दर्पण होता है उस पर जो प्रकाश किरण, देखो ये दर्पण हो गया ना, इसमें प्रकाश किरण किधर से, सदैव बाईं ओर से ही आपतित होती है। ठीक है, ये हमारा एक है, इसको आप याद करके जाइएगा। दर्पण को देखो बताया ना आप सभी को, दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से ही आपतित होती है। दूसरा क्या है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के साथ नापते हैं। जो सभी दूरियां होती हैं, दूरियां मुख्य ध्रुव के, क्या सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव के मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। अब देखो आपतित किरण, तीसरा क्या है,
आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां, आपतित किरण के क्या बोला है, आपतित किरण दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती। जैसे देखो आपतित किरण है इधर से, ये इसकी दिशा है, आपतित की दिशा है, ठीक है। इसमें जो वैल्यू, इसमें हम प्लस में मापते हैं धनात्मक में। अगर ये मतलब उधर दूसरी दिशा में जाती है, क्या बोला, अगर आपतित किरण विपरीत दिशा में जाती है तो हम इसमें कैसा दूरियां नापेंगे, हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। कैसे ली जाती है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। समझ में आया? ये आपको याद करना है, आपके कॉपी में नोट करना है इसको पूरे अच्छे से, ठीक है। वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के ऊपर और नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। देखो मुख्य अक्ष, क्या बोला, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर जो होती हैं वो देखो, अक्ष के ऊपर हम करेंगे तो प्लस में करेंगे नापेंगे, नीचे करेंगे तो हम ऋणात्मक में, ठीक है। यही हमारा लिखा है। आगे चले कि आप सभी को पूरा अच्छे से नोट करना है। अब देखो गोली दर्पण के लिए U तथा V में संबंध, U V में संबंध क्या है, हम आपको इसका डायरेक्ट हम फार्मूला लिखाते हैं। आपको ये डेरिवेशन के लिए या निगमन के लिए इसमें नहीं पूछता है, ठीक है। आपको उतना हम एक्स्ट्रा देख के क्या करेंगे, आपको बस वही पूछा ही जाएगा। देखो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। इसको आपको नोट करना है, चाहे आप 1/U लिखिए, 1/U प्लस V लिखिए, चाहे जिस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखो F को हम क्या लिखते हैं, F को फोकस दूरी लिखते हैं, V को दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है। समझाया सभी को? और देखो U क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब जिसे हम वस्तु की दूरी भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसको आपको पूरा नोट करना है। और हाँ, आज हम इसे अगली क्लास में बताएंगे आप सभी को, अभी इसमें आगे हम आपको अच्छे तरीके से, और हाँ अगली क्लास में जो लेके आएंगे आप सभी को ना, वो आपको पूरा इस बेस्ड पे न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल मतलब जो आंकिक प्रश्न आते हैं, इस मतलब इस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हम कई एग्जाम्पल लेके आएंगे जिसको आप बेहतरीन ढंग से अच्छे से आप सभी को हम सिखा कर छोड़ेंगे, ठीक है। और हाँ, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर और किया करिए क्लास, आपके जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी बताया करिए, आप सब भी अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और आप अच्छे थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो हम आपको और बेहतरीन कंटेंट, हम भी खराब कंटेंट नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट जितना बता रहे हैं ना उतना आप कर लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा नंबर मिल, एक अच्छा खासा नहीं बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। आप बस हमारे चैनल से जुड़कर अब आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।